अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे एनर्जी इन वेव मोशन। इसमें हम ये देखेंगे कि जब एक मीडियम में वेव ट्रैवल करती है तो एनर्जी किस फॉर्म के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है वो ट्रैवल करती है। फर्ज करेंगे एनर्जी हम यहाँ पे वेव जो जनरेट करते हैं और इस पॉइंट पर एनर्जी जो है वो पहुँचती है थ्रू दिस मीडियम, तो किस फॉर्म के अंदर जो है वो एनर्जी ट्रैवल करेगी। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं कि एनर्जी ट्रांसफ़र जो है ये वेव का एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। वी नो दैट एनर्जी ट्रांसफ़र is an important property of waves। यानी जब एक एंड पे फर्ज करें कि हमारे पास एक ये स्ट्रिंग है, इसको हमने एक सपोर्ट के साथ बांधा हुआ है और ये हमारे पास स्ट्रिंग है और इसमें हम एक वेव जो है वो सेंड करते हैं। यानी फर्ज कर लें कि ये हमारी वेव है, ये वेव है जो हम इसके अंदर जो है वो सेंड करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमारी जो स्ट्रिंग है वो अप एंड डाउन जो है वो मूव करेगी। तो इसको हम एक एनिमेशन के हेल्प से जो है वो देख सकते हैं। तो ये फर्ज कर लें कि हमारे पास एक बीड्स की स्ट्रिंग है। पहले ये स्ट्रेट हालत में थी, तो अगर अब हम इसको इस सोर्स की मदद से स्ट्रिंग को वाइब्रेट करवाते हैं तो हम देखेंगे कि इसमें जो वेव है वो ट्रैवल करती है और जो बीट्स हैं वो अपनी पोजीशन को वेव के हिसाब से जो है वो चेंज करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये हमारा सोर्स है अप एंड डाउन मूव कर रहा है, वैसे वैसे जो है वो हमारी वेव जो है इसमें जनरेट हो रही है। तो इसमें एक एंड से जो है वो वेव पैदा हो रही है, यानी एक एंड से एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है इस एंड से, और ये एनर्जी बीड्स में से ट्रेवल करती हुई जो है वो एनर्जी इस एंड पर जो है वो मुंतकिल हो जाती है। और इसमें एक चीज़ और गौरतलब है कि जब ये वेव मूव करती है तो जो बीड्स के दरमियान डिस्टेंस है इस पोजीशन पे वो इंक्रीज हो जाता है, यानी यहाँ पे जो है वो स्ट्रेचिंग हो जाती है और यहाँ पे जो बीड्स है वो नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं। तो जो एनर्जी यहाँ से मूव कर रही है अलोंग दिस डायरेक्शन, वो दो सूरतों में ट्रैवल करेगी। एक होगी काइनेटिक एनर्जी की सूरत में, जो कि हमारी ये जो मीडियम का पार्ट है ये अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव कर रहा था, यानी इसकी जो मोशन थी वो ट्रांसवर्स मोशन थी इस तरह। तो इसकी जो मोशन है वो काइनेटिक एनर्जी हमें बताएगी। और ये जो बीड्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू स्ट्रेचिंग, और ये स्ट्रेचिंग किस वजह से होती है, क्योंकि जब वेव ट्रेवल करती है तो एक फोर्स जो वो इस डायरेक्शन में लग रही होती है और दूसरी फोर्स जो वो इस डायरेक्शन में लग रही होती है, जिसकी वजह से हमारी मीडियम के पार्टिकल्स जो है वो खुल जाते हैं, उनमें स्ट्रेचिंग पैदा हो जाती है और वो इनकी इंटरनल फोर्सेस के अगेंस्ट जो है वो हमारी एक फोर्स एक्ट कर रही होती है। और हमें पता है कि जब भी किसी इंटरनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क हो रहा हो या वो फोर्स काम कर रही हो तो वहाँ पे जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो चूंकि यहाँ पे मीडियम इस हालत में मैक्सिमम स्ट्रेच्ड है, उसका डिस्टेंस बढ़ चुका है, उसकी जो नॉर्मल स्टेट है वो चेंज हो चुकी है, और जब ये पार्ट जो है हमारी वेव का अपवर्ड मूव करता है, जैसे कि अभी हम इसको देख सकते हैं। तो जैसे ये पार्ट अपवर्ड मूव करेगा तो इस सूरत में देखिए, जब ये अपवर्ड मूव हिस्सा अपवर्ड मूव किया होगा बिल्कुल इसी स्टेट में होगा,
तो इसमें किसी किस्म की स्ट्रेचिंग जो है वो नहीं होगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारी स्ट्रिंग के अंदर जो एनर्जी है वो दो फॉर्म में है। एक है काइनेटिक एनर्जी की सूरत में, जो कि मीडियम के पार्टिकल्स की वजह से होती है, और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में, जो कि मीडियम के पार्टिकल्स की स्ट्रेचिंग की वजह से होती है। इसको आप दोबारा जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा है कि हमारी जो एनर्जी है वेव मोशन में, वो दो सूरतों में ट्रैवल कर रही है। एक जो है उसकी मीडियम की काइनेटिक एनर्जी है, मीडियम पार्टिकल्स की, और दूसरी जो है मीडियम की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में उसमें ट्रैवल करती है। तो इसको एक डायग्राम की मदद से जो है एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पे एक आपको वेव दिखाई गई है, जो कि एक स्ट्रेट स्ट्रिंग के अंदर पैदा की गई है। ये पहले जो स्ट्रिंग थी हमारी इस नॉर्मल स्टेट में थी, लेकिन जब ये वेव पैदा की गई तो जो आपको ये शेप इसकी नज़र आ रही है, उस सूरत में जो है वो वेव पैदा हुई, और स्ट्रिंग ने वो जो सूरत थी वो अडॉप्ट कर ली। वो अकॉर्डिंग टू वेव उसने अपनी जो शेप जो अडॉप्ट कर ली। तो इसमें हम जैसे कि हमें पता है कि इसमें स्ट्रिंग के एलिमेंट जो है वो मूव नहीं करते, बल्कि जो वेव है वो फॉरवर्ड मूव करती है। तो हम इसकी दो डिफरेंट पोजीशन जो हम ले रहे हैं, एक को हम पोजीशन ए से डेजिग्नेट कर रहे हैं, और एक को हम पोजीशन बी से जो है वो डेजिग्नेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी पोजीशन बी है, और वहाँ पे जो हमारा वाई एम्पलीट्यूड है, वो वाई जो डिस्टेंस है फ्रॉम द मेन पोजीशन, वो ज़ीरो है। और वहाँ पे हमारी जो बॉडी है, जो स्ट्रिंग है, उसकी वेलोसिटी जो है इस पॉइंट के ऊपर जो है वो मैक्सिमम होती है। और जब यही पार्ट जो है वो अपवर्ड यानी यहाँ पे आएगा, जैसा कि आपको इस पॉइंट ए के ऊपर दिखाया गया है, तो यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो होगी। यानी हम ये कह सकते हैं, जब हमारा मीडियम एलिमेंट जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, तो उसकी जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो होती है, लिहाजा उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी ज़ीरो होगी। तो अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, लेकिन पहले हम ये देख लें, काइनेटिक एनर्जी को उसको रिवाइज कर लें कि जो वेलोसिटी है वो इस पॉइंट के ऊपर जो है वो मैक्सिमम होगी, और जो एक्सट्रीम पॉइंट है वहाँ पर वेलोसिटी जो है वो मिनिमम होगी, यानी ज़ीरो होगी। और जिस वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इस पॉइंट के ऊपर जो है वो भी ज़ीरो होगी। तो अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। जैसा कि हमने एनिमेशन के अंदर देखा था कि जब वेव ट्रेवल करती है तो मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं उनमें डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर जाता है। तो इसको हम एक डायग्राम के रूप में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये डायग्राम जो है ये नज़र आ रही है। इसमें हमने दो वेव जो है, एक ही वेव है, डिफरेंट टाइम के ऊपर उसको जो है वो शो किया गया है। जो यहाँ पे ब्लू वेव है वो लेट्स सपोज के T1 के ऊपर है। तो इसमें ये था कि हमारी ये जो रेड वेव है, जो वेव दिखाई गई है रेड पोजीशन पे, ये बेसिकली पहले जो थी ये यहाँ पर मौजूद थी फर्स्ट टाइम पे। लेकिन जब हम बात करते हैं कि आफ्टर टाइम टी, तो फिर ये उसकी पोजीशन चेंज होती है, और वेव हमारे जो है वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके आगे जो है वो मूव कर जाती है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो उसकी इनिशियल पोजीशन होती है पहले, वो उसकी ये थी, लेकिन जब वेव हमारी ट्रेवल करती है तो वो अपनी पोजीशन को चेंज करके इस पोजीशन पे जब आती है, तो जो पार्ट यहाँ पे नॉर्मल स्टेट में था, वो पार्ट फिर जो है उस अपनी जो उसकी स्टेट है वो इस तरह की हो जाती है कि उसमें डिस्टेंस में उसके मीडियम पार्टिकल के डिस्टेंस में तब्दीली आ जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ये वाली वेव शो की गई है, इसमें ये वाला जो हिस्सा है एट टाइम T1, इसमें मीडियम पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस था उसको नाम दे दें आप कि ये dx था, और इसकी लेंथ आप देख लें कितनी थी। लेकिन जब यही पार्ट मूव करके नीचे आया, जब वेव हमारी आगे गई जो कि रेड कलर से शो की गई है एट टाइम T2, तो यही पार्ट जो है वो इतने हिस्से में स्ट्रेच हो गया। तो इस स्ट्रेचिंग की वजह से हमारे मीडियम के अंदर जो है वो
पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि यहाँ पर एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही होती है इस तरफ, और यहाँ पर जो है एक अपवर्ड फोर्स लग रही होती है, जो हमारे मीडियम पार्टिकल को जो है वो उनका दरमियान डिस्टेंस जो है वो बढ़ा देती है, और हम कहते हैं कि स्ट्रेचिंग हो गया है। तो जितनी फोर्स ये स्ट्रेचिंग काज कर रही है और जितने डिस्टेंस के लिए कर रही है, जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। यानी फर्ज कर लें कि जो नीचे डायग्राम दिखाई गई है इसमें ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो एक्चुअल डिस्टेंस था ये वाला, ये था dx नॉर्मल स्टेट में, यानी ये वाला जो डिस्टेंस था ये हमारा था dx। जब वेव मूव की और उसकी जो पोजीशन जो है वो यानी इस सूरत में एज वाला जो डिस्टेंस था ये हमारा dx था, इसको हम ये dx कह देते हैं। और जब वेव हमारी ट्रेवल करती है और उसमें स्ट्रेचिंग पैदा होती है तो उस स्ट्रेचिंग को यहाँ बड़ा करके जो है वो दिखाया गया है, और उसको हम नाम दे देते हैं dl। तो अब अगर हमारी जो स्ट्रेच्ड लेंथ है वो dl है और जो इनिशियल लेंथ थी वो dx थी, तो फिर जो इसका आंसर होगा वो हमारे पास जो है वो चेंज इन लेंथ होगा, जो कि स्ट्रेचिंग फोर्स की वजह से आई है। तो जब हम उस लेंथ को, जो चेंज इन लेंथ है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारी फोर्स के साथ, तो हमारे पास इस फोर्स का वर्क आ जाएगा जो स्ट्रेचिंग के लिए हमारी फोर्स है वो कर रही है। और वही फोर्स जो होती है हमें पता है कि वो पोटेंशियल एनर्जी के जो है वो बराबर होती है। तो इस तरह जब स्ट्रेचिंग होती है तो हमारे मीडियम में स्ट्रेचिंग की वजह से पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जनरेट होती है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है कि जब वेव ट्रेवल करती है तो उसकी जो लेंथ होती है वो इंक्रीज होती है और वो डिक्रीज होती है इन ए पीरियोडिक वे। यानी अगर हम कहें कि यहाँ पे लेंथ इंक्रीज हो गई है तो जब ये पार्ट अपवर्ड मूव करेगा तो इसकी लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो जैसे जैसे वेव कंटिन्यूसली मूव करती जाएगी तो इस पाथ में इन अ पीरियोडिक वे जो है वो इंक्रीज इन लेंथ और डिक्रीज इन लेंथ जो वो होती जाएगी। तो हम ये इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब हमारा जो स्ट्रिंग का एलिमेंट होता है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, यानी यहाँ पे क्या लें, या अपवर्ड उसकी जो एक्सट्रीम पोजीशन है वहाँ पे, तो वो होता है नॉर्मल स्टेट में, यानी यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ पे किसी किस्म की जो स्ट्रेचिंग जो है वो नहीं होती, ये नॉर्मल जो है वो स्टेट में होता है। तो जब स्ट्रेचिंग यहाँ पे नहीं होती तो यहाँ पे जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी ज़ीरो होगी। और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रेचिंग है वो मैक्सिमम है, लिहाजा यहाँ पर जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है एट दिस पॉइंट वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि स्ट्रेचिंग जो है वो मैक्सिमम है। तो इस तरह जैसे पहले हम देखा कि यहाँ इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी भी मैक्सिमम है और इस पॉइंट के ऊपर जो है वो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम है, और जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो भी मैक्सिमम है। लिहाजा जब स्ट्रिंग हमारी ऑसिलेट कर रही है उसके मैक्सिमम एनर्जी वाला जो पार्ट होता है वो होता है जो कि उसकी नॉर्मल पोजीशन के करीब होता है। तो यही जो एनर्जी है फिर आगे जो है वो जो स्टैटिक पार्ट्स होते हैं उनको जो है वो ट्रांसफ़र होती है, तो इसको हम बाद में मैथमेटिकली जो है वो प्रूव भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम इस एनर्जी ट्रांसपोर्ट को जो है मैथमेटिकली स्टडी करते हैं, और जो बातें हमने की हैं उनको मैथमेटिकली प्रूव भी करते हैं उनको। तो अभी जो हमने वो देखा है कि जब हमारी स्प्रिंग में, जब कोई ये अगर साकन हालत में है और कोई वेव इसमें पैदा होती है तो इसमें जो एनर्जी मूव कर रही है अप टू एंड वो एज अ काइनेटिक एनर्जी कर रही है और एज अ पोटेंशियल एनर्जी कर रही है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है वो होती है मैक्सिमम एट दिस पोजीशन, ये वाली जो पोजीशन होती है जो उसकी मेन पोजीशन आप कह लें उसमें होती है। तो इसमें हम जो है देखते हैं कि ये वाली जो एनर्जी है ये ट्रांसफ़र होगी उन पार्ट्स को जो कि इनिशियली जो थे वो रेस्ट की हालत में थे। जब एनर्जी वहाँ पर पहुँचती है तो वो पार्ट जो है वो मूव करना जो है वो शुरू कर देते हैं। तो एज द स्ट्रिंग सेक्शन ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस दे हैव काइनेटिक एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो एज द वेव मूव्स इनटू द सेक्शन दैट वर प्रीवियसली एट रेस्ट, इनके स्ट्रिंग के वो हिस्से
जो पहले रेस्ट की हालत में थे, जब वहाँ पर एनर्जी पहुँचती है तो फिर वो अकॉर्डिंग टू द एनर्जी, अकॉर्डिंग टू द वेव फॉर्म, वो जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं अप एंड डाउन। तो इसकी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट को स्टडी करने के लिए हम फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारे पास जो वेव मौजूद है वो इस फॉर्म में है, और ये हम वेव की जो ट्रैवलिंग वेव की जो फॉर्म है, ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है वो प्रूव कर चुके हैं कि कोई भी वेव अगर ट्रांसवर्स है तो हम उसको इस फॉर्म के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें वाई जो है उसका इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड होता है अलॉन्ग वाई एक्सिस, और ये हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, और ये जो फैक्टर होता है ये हमें उसकी फॉर्म बताता है कि वो साइन फॉर्म के अंदर है या साइन फॉर्म में है, और ये वाला जो हिस्सा है ये हमें वेव की ट्रैवलिंग के बारे में बताता है। और अगर हमारी वेव का इनिशियल फेज कांस्टेंट है तो फिर फाई मौजूद होगा, और अगर इनिशियली उसका कोई फेज नहीं था तो फिर जो फाई की वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी। तो इन जनरल हम किसी भी अपनी साइनसॉइडल वेव को इस फॉर्म से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तब हमने इस फॉर्म को लेके आगे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट जो है वो करनी है। स्टूडेंट्स, में पता है कि हमारी जो वेव है वो ट्रेवल कर रही है, और भी हमने पीछे देखा कि जो एनर्जी है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट को ट्रांसमिट हो रही है। तब अगर हम ये देखना चाहें कि वो किस रेट से एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है, यानी कितने टाइम में कितनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमें उसकी पावर को जो है वो डिस्कस करना पड़ेगा। तो पावर हमें बताती ही ये है कि यूनिट टाइम के अंदर कितनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हुई है। जैसे आपने इसका फार्मूला जो है वो स्कूल फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा, वर्क ओवर टाइम, काम करने की शरह। और काम हमें क्या बताता है? काम जो होता है वो हमें एनर्जी ऑफ ट्रांसफ़र बताता है, और जब हम इस एनर्जी ट्रांसफ़र को विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेजर करते हैं, इट बिकम्स पावर। यानी ये पूरी चीज़ हमें ये बताती है कि एक सेकंड में कितनी एनर्जी जो है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र हो रही है। अगर ज़्यादा एनर्जी यूनिट टाइम में ट्रांसफ़र हो रही होगी तो उसकी पावर ज़्यादा होगी, अगर लेस एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होगी रिलेटिवली तो उसकी पावर जो है वो कम होगी। तो अब चूंकि हमारी जो एनर्जी है वेव की वो दो फॉर्म में है, एक है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में जो अगले स्टैटिक पार्ट्स को ट्रांसफर होती है, और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जो कि अगले पार्ट्स को जो है वो ट्रांसफर होती है, स्प्रिंग के अगले पार्ट्स को या मीडियम के अगले पार्ट्स को। तो इसलिए हम इनका रेट ऑफ ट्रांसफर निकालेंगे। तो रेट ऑफ ट्रांसफर निकालने के लिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें जो है उसका फ्लो देखना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमें फिर जो है उसके साथ जो है वो काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेटिव जो है वो लेना पड़ेगा, क्योंकि जब हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो हमारे पास जो है वो रेट आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। तो चलें इसको बाद में हम देखते हैं, पहले हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो उसका बेसिक फार्मूला है कि ई, वो हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ हाफ एम वी स्क्वेयर। अब यहाँ पे चूंकि हम स्मॉल एलिमेंट की बात कर रहे थे जिसका मास डी एम था, तो इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी एनर्जी है उसको हम डी के कह देते हैं। तो इसलिए जो हमारा फार्मूला है वो बन जाता है हाफ डी एम वी स्क्वेयर। तो इसमें वी स्क्वेयर क्या है? ये हमारी जो स्प्रिंग थी उसकी ये अपवर्ड और डाउनवर्ड यानी ट्रांसवर्स वेलोसिटी थी। तो ये हम ट्रांसवर्स जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डेरिवेटिव लेके इसको जो है वो निकाल सकते हैं। तो अब चूंकि हमारी वेव के डिस्प्लेसमेंट में, यानी जो हमारी वेव होती है उसके डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली आ रही होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें दो किस्म के वेरिएबल्स हैं, और जब दो वेरिएबल्स हों तब पता है कि उसकी वेरिएशन देखने के लिए हम पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो लेते हैं। तो ये हमने उसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और हमें पता है कि जब हम एक वेरिएबल के हिसाब से लेते हैं तो दूसरा जो है जो कांस्टेंट बिहेव करता है। यानी यहाँ पे हम वेलोसिटी मालूम करना चाह रहे हैं, और वेलोसिटी मालूम करने के लिए हमें अपने जो डिस्प्लेसमेंट है उसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, यानी हम उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब भी रेट की बात होगी तो डेरिवेटिव डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा। तो हम अपने उस फंक्शन को, इसको एट कांस्टेंट एट फाई इक्वल्स टू जीरो का डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये हमारे पास जो इसका आंसर आ जाता है, एंड इट इज़ द वेलोसिटी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से हमारे मीडियम के पार्टिकल अपवर्ड और डाउनवर्ड जो है वो मूव कर रहे हैं,
तो ये रिलेशन हम इस इक्वेशन के अंदर जब पुट करेंगे तो फिर हमारे पास जो है वो ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। इसमें फिर हमने क्या किया कि जो डीएम की वैल्यू थी वो हमने पुट की, क्योंकि हमें पता था जब हम इस आर्टिकल को पढ़ते हैं तो स्टार्ट में ये बात की गई है कि जो स्ट्रिंग हमने ली है उसकी जो मास डेंसिटी है वो म्यू है, और मास डेंसिटी बाय डेफिनेशन होती है डी एम ओवर डी एक्स, लेंथ उस पार्ट की और उस पार्ट का मास। तो यहाँ से अगर हम डी एम की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा न्यू इंटू डी एक्स, और ये वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो फिर ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन जाता है। तो ये तो हमने निकाली है जस्ट काइनेटिक एनर्जी, लेकिन हम ये देखना चाह रहे थे कि कितने टाइम में कितनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हुई। लिहाजा क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी चेंज, इसकी ट्रांसफर देखनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपना ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो डेरिवेटिव लेने से हमारे पास तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आएगा। अब चूंकि जो वेव हमारी ट्रेवल कर रही है, जो उसका डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, लिहाजा जो चेंज आएगी, जो डेरिवेटिव आएगा वो हमारे लेंथ एलिमेंट का होगा, दैट इक्वल्स टू डी एक्स, जो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो चेंज हो रहा है। तो इसलिए हम जब इसको लिखते हैं डी एक्स ओवर डी टी, और हमें पता है कि जो डी एक्स ओवर डी टी है ये हमें फेज स्पीड या वेव स्पीड जो है बताता है। ये रिजल्ट हम अपना इस इक्वेशन के अंदर जो पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास जो है फिर रिजल्ट आ जाता है ये वाला। तो अब हम इसको मज़ीद देखते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी पावर है या एनर्जी है वो कांस्टेंट नहीं है। वो अगर हम वेव को स्टडी करें तो जो शेप है वो हमारी कुछ इस तरह की है, और यहाँ पे हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि यहाँ पे हर किस्म की जो एनर्जी है, यानी काइनेटिक एनर्जी की बात कर लें या पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लें, वो है ज़ीरो। और जो हमारी ये जो मेन पोजीशन होती है यहाँ पर होती है वो एनर्जी इज़ मैक्सिमम, यानी यहाँ पे वैल्यू ज़ीरो है और यहाँ पे वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। तो दरमियान में जो वैल्यू है वो ज़ीरो से मैक्सिमम तक जो वैल्यूज़ एनर्जी की वो चेंज हो रही है। तो इसलिए हमारी जो पार की वैल्यू ये आई है ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। तो अगर हमारे पास वेरिएबल वैल्यूज़ हों, वैल्यूज़ ऐसी हों जो वेरी कर रही हों, तो फिर जो बेस्ट मेथड होता है वो ये होता है कि हम उस वेरिएशन को एक एवरेज्ड वैल्यू से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमें कंप्लीट उसका जो बिहेवियर जो है वो बताता है। तो इसलिए हम अपनी जो पार है उसको एक एवरेज नंबर की सूरत में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमने जो वेरिएबल पार निकाली है इसकी हम एवरेज वैल्यू लेंगे। तो इसमें चूंकि जो चीज़ वेरी हो रही है वो हमारा कोसाइन फंक्शन वेरी हो रहा है, लिहाजा इसकी एवरेज वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी। बाकी ये वाले जो फैक्टर्स हैं ये हमारे फैक्टर्स जो वो कांस्टेंट हैं, यानी म्यू मास डेंसिटी चेंज नहीं हो रही। जो वेलोसिटी है ये डिपेंड करती है हमारे सोर्स के ऊपर, जैसे हमने एनिमेशन के अंदर देखा है, तो सोर्स भी हमारा चेंज नहीं है। इसी तरह जो फ्रीक्वेंसी है ये भी हमारे सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो जब तक सोर्स कांस्टेंट रहेगा, मीडियम कांस्टेंट रहेगा, तो ये सारे का सारा फैक्टर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो लिहाजा जो वेरिएशन आ रही है वो हमारी इस फंक्शन के अंदर आ रही थी, जिसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो चेंज आ रही है। लिहाजा हमें इसकी जो है वो एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी, और हम इसकी एवरेज वैल्यू जो है वो लेते हैं। तो जो हमारा कोसाइन स्क्वेयर्ड फंक्शन है, कोसाइन स्क्वेयर्ड फंक्शन, इसकी जो वैल्यू होती है अगर मैथमेटिकली देखें तो 1/2 होती है। तो आपने जस्ट ये वैल्यू जो है वो याद रखनी है, मैथ में हम इसको प्रूव भी करते हैं, लेकिन यहाँ इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हमारी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बनेगी वो हमारी ये होगी, जो कि हमारे मीडियम में एक मीडियम एलिमेंट से दूसरे मीडियम एलिमेंट को जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये हमने एक पार्ट जो है वो सॉल्व कर लिया काइनेटिक एनर्जी का। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो इसको थोड़ा सा फिर रिवाइज कर लें कि पोटेंशियल एनर्जी कब होती है, जब हमारे मीडियम एलिमेंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है। तो फॉर रेफरेंस इसको दोबारा हम देख लेते हैं। ये जो डॉटेड लाइन में ब्लू लाइन है ये हमारी जो रेड वेव शो की गई है उसकी इनिशियल पोजीशन है, यानी ये वाली जो पोजीशन है एट t1 है, और ये वाली जो पोजीशन है वो एट t2 है। तो जब ये वाला हिस्सा
जो था, यानी जब ये वाला हिस्सा यहाँ पर मौजूद था तो हमारी जो नॉर्मल स्टेट थी वो ये थी, लेकिन जब वेव जो है वो आगे मूव कर गई तो ये वाला जो हिस्सा है वेव का वो नीचे आ गया, और जब वो नीचे आ गया तो उसकी लेंथ में जो है वो इजाफा हो गया, यानी स्ट्रेचिंग हो गई। तो अब हमने इस स्ट्रेचिंग के लिए फोर्स ने जो वर्क किया है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो जैसे हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया है कि अगर हम फोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे जो चेंज इन लेंथ है उसके साथ, फिर हमारे पास जो है वो वर्क डन आ जाएगा, और हमें पता है कि जो वर्क डन होता है ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी को स्मॉल एलिमेंट के लिए डी यू से जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। तो अब हम ये चेंज इन लेंथ जो है वो निकाल सकते हैं अगर हमारे पास डी एल की वैल्यू मौजूद हो। तो डी एल की वैल्यू निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई करते हैं। तो उसमें ये है कि हमारा जो लेंथ एलिमेंट था जिसकी लेंथ इंक्रीज हुई थी दैट वाज डी एल, यानी आफ्टर स्ट्रेचिंग इसकी लेंथ डी एल है, बिफोर स्ट्रेचिंग इसकी लेंथ जो है वो डी एक्स है, और ये जो अलॉन्ग वाई एक्सिस वेरिएशन है यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम डी वाई कह देते हैं। और जब हम पाइथागोरस थ्योरम जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारे डी एल की वैल्यू आ जाएगी इट विल बी डी वाई स्क्वेयर प्लस डी एक्स स्क्वेयर, ये परपेंडिकुलर स्क्वेयर बेस स्क्वेयर। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको अगर हम चाहें तो एक और फॉर्म के अंदर, मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर जो है वो भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास है जो हमने उसकी लेंथ निकाली वो यहाँ पुट कर दी। अब इसमें आप dx का फैक्टर जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो है वो बन जाएगा। और ये dy और dx जो है, जैसे कि आप इसको प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं, कि हमें हमारी जो स्ट्रिंग है उसकी स्लोप बताता है। यानी यहाँ पर स्लोप जो है वो ज़ीरो है, यहाँ पर स्लोप बढ़ गई है, यहाँ पर स्लोप और बढ़ गई है। यानी आप ये कह लें कि यहाँ पर जो स्लोप है वो ज़ीरो है, और यहाँ पर जो स्लोप है वो रिलेटिवली ग्रेटर है। तो इसलिए जितना डी वाई और डी एक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी जो स्ट्रेचिंग है वो ज़्यादा होगी, यानी स्लोप जो है वो हमारी ज़्यादा होगी। तो द वैल्यू ऑफ द स्लोप इज़ टू स्मॉल फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड, अगर एम्पलीट्यूड स्मॉल है तो जाहिर बात है कि इसके अंदर जो वेरिएशन होगी वो स्मॉल होगी, और अगर एम्पलीट्यूड जो है वो ज़्यादा होगा तो ये स्लोप जो है वो भी ज़्यादा होगी। तो अब जस्ट इनकी जो है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। जब हम इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो ये हमारे पास एक टर्म बन जाती है जिसकी जो पावर है वो फ्रैक्शन में है, चूँकि वन प्लस, अगर हम ए की बात करें और फ्रैक्शन में पावर हो 1/2, तो आप ये पढ़ चुके हैं स्कूल फिजिक्स में कि कोई भी फ्रैक्शन में पावर आ जाए या नेगेटिव पावर हो या बड़ी पावर हो तो उसको हम बायनोमियल एक्सपेंशन या बायनोमियल सीरीज से जो है वो एक्सपेंड करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसको जो है जब बायनोमियल सीरीज को एक्सपेंड करके सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो है वो ये रिजल्ट आ जाता है। इसकी जो हायर टर्म्स हैं वो हम जो है वो उसको इग्नोर कर देते हैं। उसकी रीज़न क्यों है, क्यों इग्नोर किया, क्योंकि अभी हमने देखा कि डी वाई और डी एक्स जो है ये हमें स्लो बताता है, और जब हम स्मॉल एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू और स्मॉल होगी। तो जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर की वैल्यू और स्मॉल हो जाएगी, क्यूब लेंगे तो क्यूब की वैल्यू और स्मॉल हो जाएगी। तो चूंकि बायनोमियल सीरीज के अंदर वैल्यूज जो हैं वो बढ़ती हैं, जो पावर्स की वैल्यू है वो बढ़ती है, इसलिए वैल्यू कम से कम तर होती जाती है। इसलिए जो लोअर वैल्यूज़ हैं यानी जो हायर पावर्स हैं उनको हम इग्नोर कर देंगे। तो फिर हमारे पास जो है ये फाइनल रिजल्ट जो है वो आ जाएगा आफ्टर बायनोमियल एक्सपेंशन। तो फिर ये वन को हम वन से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो ये होगा। तो ये हमारे पास जो है फाइनली काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो अब इसमें सॉरी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब हमें ये देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी स्टैटिक तो नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी तो हमारी जो है मीडियम के साथ साथ मूव कर रही है। तो इसलिए हमें इसका भी रेट ऑफ ट्रांसफर जो देखना है, इसका रेट ऑफ ट्रांसफर देखने के लिए हम जो है इसका डेरिवेटिव लेते हैं, और जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं वैल्यूज पुट करने के बाद वही चीज़ दोबारा आ जाती है, और फिर इसको जो है जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो है वो ये रिजल्ट आ जाता है। तो इसके अंदर अगर हम मज़ीद थोड़ी सी
मैथमेटिकल सब्स्टिट्यूशन करें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है आफ्टर दिस सब्स्टिट्यूशन के जो वेलोसिटी है मीडियम में वो इसके बराबर होती है। यहाँ से आपकी वैल्यू हमने निकाली और इसमें जो v की वैल्यू है वेलोसिटी की मेगावाट की वो पुट की और ये वैल्यूज़ हमने इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट की तो हमारे पास जो है वो ये रिज़ल्ट जो है वो आ गया। तो ये हमारे पास जो है रेट ऑफ ट्रांसफ़र आएगा पोटेंशियल एनर्जी का। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने से हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो बिल्कुल वही आ जाता है जो कि काइनेटिक एनर्जी का था। और ये रिज़ल्ट जो था यही रिज़ल्ट आया था जब हमने डी के ओवर डी टी निकाला था और यही रिज़ल्ट इसमें है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो एवरेज पावर है उसमें ये दोनों फैक्टर्स जो हैं ये सेम है। तो टोटल पावर जो होगी हमारी इसकी जो पावर है इसने जो ट्रांसफ़र किया जो इसने ट्रांसफ़र किया उसके सम के बराबर होगी और दोनों की वैल्यू जो है चूँकि सेम है तो इसलिए हम इनको इस तरह से जो है वो लिख सकते हैं। तो इस तरह हम इसको जो है वो लिख सकते हैं और जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं आफ्टर सम कैलकुलेशन ये हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाता है। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो एवरेज पावर है वो प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के। यानी अगर हम ये कहें कि एवरेज पावर और इसमें तमाम फैक्टर जो हैं वो कांस्टेंट ले लें तो ये प्रोपोर्शनल होगी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। यानी जितना हम एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे उतनी हमारी जो है वो पावर जो है वो इंक्रीज़ होगी। और इसी तरह अगर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन देखते हैं तो वो भी उसके लिहाज से भी हमारी जो एवरेज पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी इनको बढ़ाने से एम्पलीट्यूड को बढ़ाने से और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से हम जो अपनी वेव है उसकी जो एनर्जी ट्रांसफ़र रेट है उसको जो है वो हम बढ़ा सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है वो इंटेंसिटी की बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।